जरा सोचिए एक ऐसी फौज के बारे में जिसके तीर सूरज को ही ढक दे। ऐसे में कोई राजा मतलब जानते बूझते हुए मौत के मुंह में सिर्फ 300 सैनिक लेकर क्यों जाएगा, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खिलाफ? ये सवाल इस कहानी की जान है। क्या ये एक तरह की खुदकुशी थी या कोई बहुत ही गहरी चाल? और उन हजारों दूसरे यूनानियों का क्या जो उनके साथ थे? आज हम थर्मोपाइली की लड़ाई की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं है। अच्छा। इसमें धोखा है, रणनीति है और एक ऐसी कुर्बानी है जिसने शायद पश्चिमी दुनिया का पूरा भविष्य तय कर दिया। और हमारी ये पूरी बातचीत थर्मोपाइली, बलिदान, रणनीति और पश्चिमी प्रतिरोध नाम के एक लेख से मिले कुछ नुकात पर है। तो इसकी शुरुआत होती है 10 साल पहले मैराथन की लड़ाई से, है ना? बिल्कुल, जब यूनानियों ने फारस को हराया था। और अब फारस का नया राजा ज़र्क्सीस अपने पिता का बदला लेने लौटा था और कहते हैं कि उसकी फौज मतलब पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी। हाँ, ये कोई मजाक नहीं था। कुछ अंदाजों के मुताबिक हाँ, उस समय के हिसाब से ये संख्या सोचना मुश्किल था। 46 अलग-अलग मुल्कों से उसने यूनान पर हमला करने के लिए समुद्र पर एक तैरता हुआ पुल तक 2 लाख। ज़र्क्सीस सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसने समंदर के ऊपर नावों का एक तैरता हुआ पुल तक बनवा दिया था। उस जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल। तो यूनानियों ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया। उन्होंने लड़ाई के लिए थर्मोपाइली को चुना, एक तंग पहाड़ी दर्रा, जिसे हॉट गेट्स भी कहते थे। हाँ, हॉट गेट्स, जहां लाखों की फौज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलतफहमी आती है, 300 स्पार्टन्स वाली। अच्छा, तो वो सिर्फ 300 नहीं थे? नहीं, राजा लियोनार्डस असल में कोई 7000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर आए थे। इसमें थेस्पिया, थीब्स और भी शहरों के सैनिक थे। तो फिर ये 300 कौन थे? वो उनके सबसे खास मतलब निजी गार्ड्स थे, उनकी अपनी ढाल। तो शुरू में तो ये रणनीति काम कर गई होगी। अरे जबरदस्त काम की। पहले 2 दिन तो फारसी फौज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। उनकी वो फलानेक्स दीवार की वजह से? हाँ, वो भालों और ढालों की एक चलती फिरती दीवार, उसे तोड़ना नामुमकिन था। यहाँ तक कि फारस के सबसे खतरनाक सैनिक इमोर्टल्स, हाँ इमोर्टल्स, वो भी फेल हो गए। कहते हैं स्पार्टन्स ने उन्हें धोखा भी दिया, मतलब पीछे हटने का नाटक करके, और फिर पलटकर हमला कर दिया। वो लड़ाई में बहुत माहिर थे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया, एक धोखा। हाँ, एफियाल्टीज नाम का एक लोकल आदमी, जिसने कुछ पैसों के लिए फारसियों को पहाड़ों के बीच से गुप्त रास्ता दिखा दिया। और लियोनिडास को जैसे ही पता चला कि उनकी घेराबंदी होने वाली है, उन्होंने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने ज्यादातर यूनानी फौज को वापस भेज दिया, कहा कि तुम लोग जाओ और किसी और दिन लड़ना। पर स्पार्टन्स तो रुके, वो समझ आता है, उनकी ट्रेनिंग ही यही थी। लेकिन वो 700 थेस्पियन सैनिक क्यों रुके? यही इस कहानी का सबसे बड़ा दिल छूने वाला हिस्सा है। स्पार्टन्स अपने उसूलों के लिए रुके, लेकिन थेस्पियंस ने अपनी मर्जी से रुकने का फैसला किया। वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं। फिर भी उन्होंने अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल, उनके साथ 400 थेबन्स भी थे। हालांकि कहा जाता है कि शायद उन्हें रुकने पर मजबूर किया गया था। और उनकी आखिरी लड़ाई, वो तो एक मिसाल है। जब भाले टूट गए तो तलवारें निकाली, और जब वो भी टूट गईं तो उन्होंने मुक्कों और दांतों से लड़ना जारी रखा। हाँ, और आखिर में जब वो चारों तरफ से घिर गए तो फारसी तीरों की बारिश ने उन्हें खत्म कर दिया। तो फिर सवाल वही है, इसका हासिल क्या हुआ? लड़ाई तो हार गए, एथेंस जला दिया गया। सही बात है, पहली नजर में तो एक पूरी तरह से नाकामी लगती है। तो इस कुर्बानी का असल मकसद क्या था? समय। उस 3 दिन की लड़ाई ने यूनानियों को सबसे कीमती चीज दी, वक्त। एथेंस को खाली करने का वक्त और अपनी नौसेना तैयार करने का वक्त। इसी की वजह से कुछ हफ्तों बाद सलामिस की लड़ाई में उन्होंने फारस की नौसेना को तबाह कर दिया और वहीं से जंग का पासा पलट गया। थर्मोपाइली की हार ने एक बहुत बड़ी जीत की नींव रखी थी। तो ये कहानी सिर्फ 300 स्पार्टन्स की नहीं, बल्कि एक मिलीजुली फौज की है, एक शानदार रणनीति की, एक धोखे की और एक ऐसी कुर्बानी की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और जाते जाते सुनने वालों के लिए ख्याल छोड़ जाते हैं। फिल्में और किताबें इसे गौरव और शान से जोड़ती हैं, लेकिन शायद असल वजह बहुत बहुत सीधी और इंसानी थी। उन्होंने ये सब इसलिए नहीं किया कि उनका नाम अमर हो जाए, बल्कि शायद सिर्फ इसलिए किया ताकि उनके पीछे उनके घर वाले जिंदा रह सकें। कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों की वजह सबसे गहरी और निजी होती है।